जेल जाने वाले प्रथम भारतीय पत्रकार कौन थे? जीपी वर्मा, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बाल गंगाधर तिलक और सुरेंद्रनाथ बनर्जी को लेके हमेशा ही कंट्रोवर्सी बनी रहती है। बहुत सारे बुक में देखेंगे तो बाल गंगाधर तिलक को भी पहला पत्रकार बताया गया है जेल जाने वालों में से, लेकिन इसका करेक्ट उत्तर होगा डी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को यहाँ पे पहली बार जेल भेजा गया था पत्रकारिता के लिए। 1883 ईस्वी में इनको जेल भेजा गया था। जेल जाने का कारण क्या था, इसे हम लोग एक घटनाक्रम के तौर में समझने का प्रयास करते हैं। उस समय देखेंगे तो कलकत्ता का जो हाई कोर्ट हुआ करता था, उस हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश था नौरिस, उसी समय देखेंगे तो कलकत्ता में एक शालिग्राम मूर्ति की उम्र को लेके काफ़ी लंबे समय तक विवाद ये छिड़ा हुआ था। फाइनली ये विवाद यहाँ पे पहुँच गया नौरिस के पास, कलकत्ता उच्च न्यायालय के पास यहाँ पे पहुँच गया। नौरिस ने सीधे सीधे बोल दिया कि इस मूर्ति की जो उम्र है यहाँ पे 100 साल से अधिक यहाँ पे नहीं हो सकती है। अब यही माना जाता है कि नौरिस का जो ये स्टेटमेंट था बिल्कुल ही बंगाली भावनाओं को आहत करने के रूप में था, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी यहाँ पे चुप बैठने वाले नहीं थे। इनके द्वारा द बंगाली में एक एडिटोरियल लिखा गया, एक संपादकीय यहाँ पे लिखा गया, और नौरिस के जो स्टेटमेंट था इसको पूरी तरीके से इनके द्वारा यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया, और फिर इसी से नाराज होकर नौरिस के द्वारा सुरेंद्रनाथ बनर्जी को यहाँ पे जेल भेज दिया गया। बाल गंगाधर तिलक की भी यहाँ पे बात करें तो देखिए इनका भी प्रेस की स्वतंत्रता को लेके काफ़ी लंबे समय तक लड़ाई जारी रही थी। इनको भी यहाँ पे जेल भेजा गया था बाद में, लेकिन यहाँ पे पहला जो ऑप्शन होगा ध्यान रखिएगा, जेल जाने वाले प्रथम भारतीय पत्रकार के रूप में तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत F.W. स्टीवेंस द्वारा डिजाइन की गई थी? हॉर्नीमैन सर्कल, पूर्व में एल्फिस्टन सर्कल भी इसे बोला जाता था, बॉम्बे सचिवालय, टाउन हॉल बॉम्बे, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस इसे बोला जाता था। इसका करेक्ट उत्तर होगा यहाँ पे डी, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। बहुत ही फेमस है, खासकर इसके आर्किटेक्ट को लेके ये चर्चा में रहता है। जैसे कि देखेंगे इसका जो निर्माण जो हुआ है बिल्कुल ही गोथिक आर्किटेक्ट के तहत यहाँ पे इसका निर्माण कराया गया है। सबसे बड़ी इसकी विशेषता है, देखेंगे इसमें तो गोथिक शैली एकदम नुकीली कह सकते हैं, मेहराव के रूप में यहाँ पे इसमें शामिल किया गया है। और इसको जो डिजाइन किया गया था ब्रिटिश वास्तुकार जिसका नाम है F.W. स्टीवंस द्वारा डिजाइन किया गया था। अब इसमें देखेंगे तो पूरी तरीके से इसको गोथिक शहर या फिर भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक बंदरगाह के रूप में बॉम्बे का यह प्रतीक भी बन चुका था। इस टर्मिनल का जो निर्माण था 1878 में शुरू हुआ था, और 10 वर्षों में इसको पूरा बनाने में यहाँ पे समय लगा। यह पूरा उपमहाद्वीप का पहला टर्मिनस स्टेशन था, ये भी ध्यान रखेंगे, पहला टर्मिनस स्टेशन था। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों पर विचार करें, उन्हें सही विकल्प चुनकर कालानुक्रमिक क्रम में यहाँ पे व्यवस्थित करें। जैसे कि लिटन है, कर्जन है, लॉरेंस है, डफरिन है। यहाँ पे आपको ध्यान होना चाहिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये आ जाएगा यहाँ पे जॉन लॉरेंस, नंबर 1 जॉन लॉरेंस के बाद आ जाएगा यहाँ पे लिटन के बाद से आ जाएगा यहाँ पे डफरिन, और लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे कर्जन 1905 के आसपास। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं। नंबर 1 बात करें हम लोग यहाँ पे जॉन लॉरेंस की, ध्यान से देखते चलिए। जॉन लॉरेंस की, इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 1864 से लेके 1869 के बीच, लगभग देख पा रहे 5 साल का टाइम पीरियड है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग देखते चलते हैं, जो भी यहाँ पे गवर्नर जनरल है या फिर वायसराय है, क्या क्या उसके समय यहाँ पे घटनाक्रम हुआ था। तो जैसे इसके समय देखा जाए तो भूटान युद्ध यहाँ पे हुआ था, भूटान युद्ध 1865 में हुआ था। इसके अलावा देखा जाए तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी 1865 में ही यहाँ पे कलकत्ता, बॉम्बे, इसके अलावा मद्रास में यहाँ पे हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे आप लोग मैचिंग कर लेंगे, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी 3142। जॉन लॉरेंस के बाद से यहाँ पे आ जाएगा लिटन।
ध्यान रखिएगा, एक होगा लिटन और एक होगा रिपन। लिटन जो भी बिगाड़ के जाएगा, रिपन उसको सुधारने का प्रयास करेगा। जैसे कि लिटन के द्वारा देखा जाए, टाइम पीरियड देख सकते हैं आप लोग, 1876 से लेके 1880 के बीच यहाँ पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसी के समय यहाँ पे लाया जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट टाइम पीरियड की बात करें तो ये हो जाएगा 1878 में। इसके अलावा देखा जाए तो शस्त्र अधिनियम, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, शस्त्र अधिनियम 1878 में। इसी के समय यहाँ पे हुआ था दूसरा अफगान युद्ध। दूसरा अफगान युद्ध 1878 से 80 के बीच, और महारानी विक्टोरिया ने कैसर हिंद या भारत की रानी, या फिर कह सकते हैं कि महारानी की जो उपाधि की यहाँ पे धारण की थी, इसी के समय कैसर हिंद में मेंशन कर देता हूँ, कैसर हिंद। उसके बाद थर्ड नंबर में है, थर्ड नंबर में हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, 4 नंबर है डफरिन। डफरिन डफरिन का टाइम पीरियड हो जाएगा यहाँ पे 1884 से लेके 1886 के बीच। इसके समय देखेंगे तो तीसरा बर्मा युद्ध, तीसरा बर्मा युद्ध इसी के समय यहाँ पे हुआ था। टाइम पीरियड की बात करें तो 1885 से लेके 86 के बीच। और सबसे इम्पोर्टेंट INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी इसी के समय 1885 ईस्वी में। अब उसके बाद यहाँ पे लास्ट जो बच जा रहा है करजन, इसका टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, 1899 से लेके 1905 तक, 1905 तक। इसी समय देखेंगे, इसके समय यहाँ पे तो पुलिस आयोग की यहाँ पे नियुक्ति की जाएगी। पुलिस आयोग की नियुक्ति 1902 में। इसके अलावा विश्वविद्यालय यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, यूनिवर्सिटी आयोग की भी नियुक्ति की गई थी इसी के समय 1902 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में इसी के समय यहाँ पे लाया गया था। इसके अलावा देखेंगे तो बंगाल का विभाजन सबसे इम्पोर्टेंट, 1905 में बंगाल का विभाजन करजन के समय ही हुआ था। कहीं से भी प्रश्न बन सकता है, एक एक एक्सप्लेनेशन पे आप लोग ध्यान देते चलेंगे। भारत के किस वायसराय के समय में भारतीय दंड संहिता IPC, इसके अलावा सिविल प्रक्रिया संहिता CP तथा दंड प्रक्रिया संहिता CRPC यहाँ पे पारित किया गया था? विलेजली, कैनिंग, डलहौजी, बेंटिक। अब यहाँ पे आपको बताना है कि बनाया नहीं गया था, बल्कि किसके समय ये पारित किया गया था। चूँकि आपको ध्यान होगा कि IPC वगैरह सब बनाने का जो श्रेय है यहाँ पे मैकाले को दिया जाता है, मैकाले को दिया जाता है, जिसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को लागू किया था। लेकिन इसको यहाँ पे पारित जो किया गया था, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे B, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, इसका कार्यकाल देखें तो 1856 से लेके 1862 तक होगा, और इसी दरमियान देखेंगे तो 1857 की क्रांति भी होगी। इस प्रकार देखें तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कह सकते हैं, या फिर भारत का प्रथम वायसराय के रूप में जो श्रेय दिया जाता है, लॉर्ड कैनिंग को ही यहाँ पे दिया जाता है। इसी के समय यहाँ पे दंड प्रक्रिया संहिता, जैसे कि मेंशन भी किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता। इसके अलावा सिविल प्रक्रिया संहिता, इसके अलावा देखा जाए यहाँ पे तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम अधिनियमित हुआ। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम इसी के समय यहाँ पे अधिनियम हुआ। अब यहाँ पे कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि एक चीज़ और है, बार बार पूछा जाता है, बंगाल किराया अधिनियम 1859 में लाया गया था। इसी के समय बंगाल किराया अधिनियम, रेंट किराया अधिनियम हो जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो प्रायोगिक आधार पर आयकर की जो शुरुआत इसी के समय की गई थी, आयकर की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के समय की गई थी। निम्नलिखित में से कौन वंदे मातरम भगवत गीता और उसके संदेश एवं पुनर्जन्म और कर्म से संबंधित है? राजा राम मोहन राय, सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी, श्री अरबिंदो। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। वंदे मातरम भगवत गीता और उसके संदेश एवं पुनर्जन्म और कर्म से संबंधित है।
क्योंकि यहाँ पे महात्मा गांधी भी है और श्री अरबिंदो भी है। लेकिन अगर आप महात्मा गांधी सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे श्री अरबिंदो। ध्यान रखेंगे, श्री अरबिंदो। श्री अरबिंदो की यहाँ पे हम लोग बात करें तो उनका जो जन्म हुआ था 15 अगस्त, काफ़ी ऐतिहासिक दिन, 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। ब्रिटिश शासन से छुटकारा पाने के लिए अरबिंदो की व्यवहारिक रणनीतियों ने उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर के रूप में चिन्हित भी किया, नामित भी किया गया। पूछा जा सकता है भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे श्री अरबिंदो को कहा जाता है। 1892 ईस्वी में उन्होंने बड़ोदरा और कलकत्ता में, बी से बड़ोदरा, सी से हो जाएगा यहाँ पे कलकत्ता। ध्यान रखेंगे, बड़ोदरा और कलकत्ता में विभिन्न प्रशासनिक पदों पे एडमिनिस्ट्रेशन जो पोस्ट है उस पे भी इनके द्वारा कार्य किया गया। उन्होंने सांस्कृतिक सहित यहाँ पे योग और भारतीय भाषाओं का भी अध्ययन किया। तो योग हो गया, योग के साथ साथ यहाँ पे हो जाएगा सांस्कृतिक, ठीक है, या फिर इसी को आप समझ सकते हैं शास्त्रीय संगीत के संदर्भ में, संस्कृति के अंतर्गत ही आएगा यहाँ पे सांस्कृतिक, ठीक है, शास्त्रीय संस्कृत सहित योग और भारतीय भाषाओं का इनके द्वारा अध्ययन भी किया गया था। 1905 में देखेंगे तो बंगाल विभाजन ने अरबिंदो को पूरी तरीके से बड़ौदा में अपनी नौकरी छोड़ने और राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल होने का पूरा इनको मौका दिया। पूरे तरीके से क्षुब्ध हो गए थे 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इससे भी इम्पोर्टेंट है श्री अरबिंदो की साहित्यिक कार्य। इनके द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट बुक लिखी गई है जो बार बार पूछा जाता है। जैसे कि नंबर 1 हम लोग बात करें, वंदे मातरम नामक एक अंग्रेजी अखबार 1905 में, वंदे मातरम अंग्रेजी अखबार, यहाँ पे वंदे हो गया, ठीक है, वह कर लेंगे। इसके अलावा देखा जाए यहाँ पे तो बेसिस ऑफ योगा इनके द्वारा ही लिखा गया है, बेसिस ऑफ योगा। इसके अलावा भगवत गीता एंड इट्स मैसेज, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी गया है, यहाँ पे भगवत गीता यहाँ पे मैं अंग्रेजी में मेंशन करता हूँ, इट्स मैसेज आप लोग समझ जाएंगे। कुछ और भी है जैसे कि रीबर्थेम एंड कर्मा। इसके अलावा देखा जाए तो आवर ऑफ गॉड। कुछ इंपॉर्टेंट बुक है यहाँ पे, आप लोग ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो कभी कांग्रेस अध्यक्ष रह चुकी है, साथ ही जिन्होंने द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविताओं का संग्रह लिखा? सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, एनी बेसेंट, कस्तूरबा गांधी। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, सरोजिनी नायडू। कवि कह सकते हैं और कार्यकर्ता सरोजिनी नायडू ने पहली बार 1905 में द गोल्डन थ्रेशोल्ड यहाँ पे जारी किया। यह क्या है देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो द गोल्डन थ्रेशोल्ड का जो संबंध है भारतीय कविता का एक पूरी तरीके से सुंदर संकलन है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, भारतीय कविता का ये पूरा सुंदर संकलन है, कंपाइलेशन के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। सरोजिनी नायडू की यहाँ पे हम लोग बात करें 1879 से लेके 49 तक पूरा इनका, ठीक है, जीवन से लेके, बर्थ से लेके, ठीक है, यहाँ पे मृत्यु तक का पूरा टाइम पीरियड है। इन्हीं को यहाँ पे जैसे पता होगा आपको, ठीक है, भारतीय कोकिला भी बोला जाता है, भारतीय कोकिला भी बोला जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है देखिए, सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला थी जिन्होंने किसी राज्य की राज्यपाल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का पद संभाला था। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये राज्यपाल थी उस समय का संयुक्त प्रांत जिसे बोला जाता था, संयुक्त प्रांत। वर्तमान में आप उत्तर प्रदेश के नाम से, ठीक है, जानते हैं, यही था। आप कह सकते हैं संयुक्त प्रांत भी दे सकता है, यूपी भी दे सकता है। और जो सबसे अधिक कम कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे कांग्रेस की अध्यक्षता को लेके, कांग्रेस की महिला अध्यक्षता को लेके
तो अगर डायरेक्ट पूछे यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट होगा। लेकिन इसमें एग्ज़ाम क्या करता है, बीपीएससी खासकर इसमें भारतीय लगा देता है। तो यहाँ पे भारतीय जब भी लगेगा यहाँ पे, तो उसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सरोजिनी नायडू। नेशनल हेराल्ड अखबार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने स्वशासन या स्वराज की भारत की मांग को लोकप्रिय बनाने के लिए की थी। ये पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि द नेशनल हेराल्ड देखा जाए तो 1938 में अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अगुवाई की जा रही थी उसी के समय, या फिर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में देखा जाए तो इसकी यहाँ पे स्थापना की गई थी, जवाहरलाल नेहरू। ये ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ में गलत हो जाएगा। इसका उद्देश्य था उस समय कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी ब्रिगेड की चिंताओं को यहाँ पे पूर्णतः आवाज़ देना था। इस दरमियान देखेंगे तो अंग्रेजी में जैसे देखा जाए, इसी के तहत यहाँ पे अंग्रेजी में मेंशन है यहाँ पे नेशनल हेराल्ड, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। दूसरा देखेंगे एक चीज़ और है, यहाँ पे हिंदी में देखा जाए तो नवजीवन निकाला गया। कभी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सिर्फ नेशनल हेराल्ड था, नेशनल हेराल्ड बस इंग्लिश में था, हिंदी में नवजीवन था। और तीसरा यहाँ पे हो जाएगा उर्दू में था यहाँ पे कौमी आवाज़, जो उस समय यहाँ पे निकाला गया था। तीनों के तीनों पत्रिकाओं को आप लोग ध्यान रखेंगे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे केवल और केवल 2। लेकिन देखेंगे नेशनल हेराल्ड का वर्तमान में काफ़ी चर्चा में रहता है। चर्चा में रहने का सबसे यहाँ पे बड़ा जो कारण माना जाता है, 2008 से आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। 2008 में देखा जाए तो ये जो समाचार जो पत्र था, जो आज़ादी के बाद से यहाँ पे कार्य कर रहा था, माना जाता है कि इसमें 90 करोड़ रुपए से अधिक इस पे यहाँ पे कर्ज में आ गया, जिसके साथ यह बंद हो गया। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पेरिस में आर्क डी ट्रायम्फ से प्रेरित माना जाता है? ताजमहल, चार मीनार, इंडिया गेट, विक्टोरिया मेमोरियल। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, इंडिया गेट। ध्यान रखेंगे, इंडिया गेट भारत का राष्ट्रीय स्मारक है जो नई दिल्ली में स्थित है। आप लोग घूम के जरूर आए ही होंगे यहाँ पे। अब थोड़ा इसके बारे में आप लोग यहाँ पे जानने का प्रयास कीजिए कि देखिए यहाँ पे पेरिस में दिया है आर्क डी ट्रायम्फ से प्रेरित है। अब पेरिस में जो आर्क डी जो ट्रायम्फ यहाँ पे है, ठीक है, पेरिस में देखेंगे तो चैम्स एलिसिस के पश्चिमी छोर पर यहाँ पे प्लेस चार्ल्स डी गॉल के मध्य में स्थित है। इतना आपको नहीं जानना है, बस ध्यान रखना है। और ये भी आपको मैं बता दूँ कि ये जो इंडिया जो गेट है बिल्कुल इसी से प्रेरित है। खासकर इसमें देखा जाए तो युद्ध के समय, उस समय देखा जाए प्रथम विश्व युद्ध हो गया या फिर प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए, उस समय काफ़ी लोग यहाँ पे मारे गए थे। लगभग भारत से देखा जाए तो 70,000 के आसपास ब्रिटिश भारतीय जो सेना मारे गए थे, उनके स्मृति में इसको यहाँ पे बनाया गया था। तो आर्क डी ट्रायम्फ ये भी देखा जाए तो फ्रांसीसी कह सकते हैं, ठीक है, लोगों को पूरी तरीके से समर्पित है, वहाँ की सेना को ये पूरी तरीके से समर्पित है। ठीक उसी के बेसिस पे यहाँ पे देखा जाए तो इंडिया गेट को भी यहाँ पे बनाया गया था 1931 में। किसने कहा साइमन कमीशन रिपोर्ट को कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाना चाहिए? महात्मा गांधी, MK गांधी, शिव स्वामी अय्यर, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे शिव स्वामी अय्यर। देखा जाए तो ये जो शब्द हैं शिव स्वामी अय्यर के हैं, जिनके द्वारा कहा गया था, ठीक है, कि साइमन कमीशन रिपोर्ट को कूड़े के ढेर में यहाँ पे फेंक देना चाहिए। काफ़ी फेमस नाम है शिव स्वामी अय्यर, इनके बारे में हम लोग जान जाते हैं। तो यहाँ पे शिव स्वामी अय्यर की बात करें तो यह प्रमुख प्रशासक के रूप में मौजूद थे, वकील। उस समय देखेंगे जो भी फेमस पर्सनालिटी थे, खासकर, ठीक है, जो भी नेता हुआ करते थे जनरली वकील थे, वकील। इसके अलावा यहाँ पे राजनेता इनके द्वारा यहाँ पे 1907 से 1911 तक मद्रास के महाधिवक्ता के रूप में भी कार्य किया गया। मद्रास के
महाधिवक्ता, महाधिवक्ता अटॉर्नी जनरल के रूप में आप वर्तमान में इसे समझ सकते हैं। 1907 से लेके 1911 के बीच। उन्हें 1922 में, बहुत इम्पोर्टेंट है, 1922 में राष्ट्रसंघ के तीसरे सत्र में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया, जिसमें वे दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की जनरल असमस की जनादेश नीति का ये आलोचना कर रहे थे। जनादेश नीति की आलोचना कर रहे थे साउथ अफ्रीका की। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी राष्ट्र संघ की जो मैं बात कर रहा हूँ ये संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं है, यहाँ पे आपको, ठीक है, मिसकंसेप्शन बिल्कुल नहीं पाना है। अगर हम लोग बात करते हैं यूएनओ की, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना देखिए 1945 में हुई थी, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्र संघ की। राष्ट्र संघ की स्थापना आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध के बाद से, ठीक है, जो यहाँ पे पेरिस की जो संधि की गई थी, पेरिस की संधि जो की गई थी, उसी संधि से एक चीज़ निकल के आया था राष्ट्र संघ। इस राष्ट्र संघ में देखा जाए तो फ्रांस और ब्रिटेन का पूरी तरीके से वर्चस्व था। उस समय अमेरिका वगैरह के इसमें कोई खास रोल यहाँ पे नहीं था, चूँकि यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी तो हार गया था। 3 लोगों के द्वारा यहाँ पे खासकर फ्रांस और ब्रिटेन की अगुवाई में यहाँ पे राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था कि दोबारा कुछ इस टाइप का युद्ध ना हो। लेकिन हिटलर ने, जैसे आपको पता है, कि इस राष्ट्र संघ को भी पूरी तरीके से अवहेलना कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध के मार्ग का प्रशस्त कर दिया। तो ये राष्ट्र संघ वो है, और अभी जो है क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ है। दोनों में अंतर है, इसे आप लोग ध्यान में जरूर रखेंगे। शिव स्वामी अय्यर का जो निधन था 5 नवंबर 1946 को हो गया। निम्नलिखित महिलाओं में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष नहीं रही थी? सरोजिनी नायडू थी, ये एनी बेसेंट भी थी, नेली सेन गुप्ता ये भी थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय ये यहाँ पे नहीं थी, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे केवल और केवल यहाँ पे 4 हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें आईएनसी की हम लोग बात करें तो इसकी जो स्थापना की गई थी 1885 में की गई थी एओ ह्यूम के नेतृत्व में। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इस नाम को ध्यान रखेंगे। एओ ह्यूम कौन था? तो देखिए उस समय आप डीएम के रूप में आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है, सिविल सेवक था, लेकिन उस समय रिटायर्ड हो चुके थे और माना जाता है कि शिमला में रह रहे थे, शिमले का, ठीक है, ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे, अच्छे आइडियाज़ आते हैं, ठीक है, उस तरह के इकोसिस्टम में रहने से। तो इन्हीं के दिमाग की उपज है यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय संघ। ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय संघ। अभी मैं यहाँ पे संघ लिख रहा हूँ, आगे चल के देखेंगे तो दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया कि संघ सही नहीं लग रहा है, बल्कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की जगह यहाँ पे कांग्रेस कर दिया जाए, कांग्रेस। और इस कांग्रेस को जो लिया गया था भारतीयों के द्वारा अमेरिकी संविधान से यहाँ पे लिया गया था, अमेरिकी संविधान से यहाँ पे लिया गया था। कांग्रेस का मतलब क्या होता है कि एक साथ इकट्ठा होकर चलना यहाँ पे, तो यही चीज़ है यहाँ पे। जैसे अगर हम लोग बात करें अमेरिका की, तो जैसे कि 13 उपनिवेशों ने, अमेरिकी क्रांति में आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा कि इन 13 उपनिवेशों ने जिस प्रकार से ब्रिटेन को हराया, पराजित किया, तो इन 13 ही उपनिवेशों ने मिलके पूरी तरीके से अपने संविधान का निर्माण किया, इकट्ठा होके एक साथ आके। मैं भगवान के नाम पर पवित्र प्रतिज्ञा लेता हूं और कहता हूं कि मैं अपनी अंतिम सांस तक भारत और इसके 38 करोड़ निवासियों की स्वतंत्रता के लिए लड़ता रहूंगा। यह कथन किसने दिया? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। अब यहाँ पे आप लोग अगर थोड़ा भी बहुत ध्यान देंगे तो आपको आसानी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बात की जा रही है यहाँ पे 38 करोड़ निवासियों की, और उस समय महात्मा गांधी के जहन में, ठीक है, बार बार ये डेटा आता ही आता था, तो साफ यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से डिक्लेयर है, यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। यह महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। देखिए ऐसे प्रश्नों को जानबूझ के मैं शामिल करके चल रहा हूँ, क्योंकि अगर पिछले 1-2 साल के बीपीएससी के पैटर्न को देखेंगे तो डायरेक्ट ही यहाँ पे
किसी भी कोटेशन को कोट को यहाँ पे करके दे दिया जा रहा है कि यह किसके द्वारा बोला गया था। इसीलिए इस सीरीज़ को आप लोग छोड़ने की गलती नहीं करें। प्रश्नों को आप लोग देख रहे होंगे, इसमें वैसे ही प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है जिसकी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि बीपीएससी में पूछा जाएगा। एक्सप्लेनेशन आप लोग ज़रूर एक एक चीज़ को ध्यान से देखें। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों में सही कथनों का यहाँ पे चयन कीजिए। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जून 1906 को हुआ था। देखिए सब सही है, 23 जून भी सही है, 23 भी सही है, 1906 भी सही है, लेकिन एक चीज़ गलत है, जून नहीं है यहाँ पे, जून की जगह यहाँ पे हो जाएगा जुलाई। इनका जो जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के, जैसे दिया हुआ है, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर ज़िले में एक गांव का नाम है भाभरा गांव। नाम याद रखेंगे, बहुत फेमस पर्सनालिटी है। भाभरा गांव में हुआ था। वह 1925 की काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा ए और बी यहाँ पे करेक्ट होगा। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया था। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे कि जब भी बात आती है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, देखेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, तो यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल का नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल के, ठीक है, मृत्यु के बाद देखा जाए तो 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का यहाँ पे गठन किया गया था। लेकिन आगे चल के जब भगत सिंह वगैरह सब यहाँ पे मिल जाएंगे तो फिर इसका नाम जो बदल के कर दिया जाएगा HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर, ठीक है, आज़ाद को यहाँ पे, या कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन देना यहाँ पे ठीक नहीं होगा। यहाँ पे सारे लोग इसमें मिक्स थे यहाँ पे, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सी गलत हो जाएगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए और बी, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा, देख पा रहे, ए और बी नहीं होगा, यहाँ पे केवल और केवल बी होगा, क्योंकि पहला भी गलत है। यहाँ पे गलती से मैंने यहाँ पे सही लगा दिया था, और सिर्फ यहाँ पे बी सही होगा। ध्यान रखिएगा, बी सही होगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को पश्चिम भारत में समाज सुधार का नेता माना जाता है? राजा राम मोहन राय, एमजी रनाडे, रविंद्रनाथ टैगोर, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, एमजी रनाडे, अर्थात महादेव गोविंद रनाडे। इनको बहुत ही फेमस नाम से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से भी, सोक्रेट, महाराष्ट्र के सुकरात के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। चूँकि इनके द्वारा देखेंगे तो समाज सुधार में बहुत अधिक बल दिया गया था, समाज सुधार में बहुत अधिक बल दिया गया था। ये काफ़ी देखा जाए, ठीक है, समाज सुधार को लेके, ठीक है, एग्रेसिव रोल यहाँ पे अख्तियार कर रहे थे। इनके लाइफ में देखा जाए तो प्रार्थना समाज, आर्य समाज और ब्रह्म समाज, सभी का देखेंगे तो एक मिला जुला प्रभाव आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा प्रार्थना समाज, वैसे ही यहाँ पे आर्य समाज, वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा ब्रह्म समाज। यहाँ पे कन्फ्यूजन आता है, मैं आपको बता दूँ, देखेंगे, देखिए यहाँ पे दो चीज़, एक होता है राजा, राजा मतलब ब्रह्मा, ध्यान रखिएगा, राजा मतलब ब्रह्मा, ऐसे आप लोग लिंक कर लीजिएगा। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। और यहाँ पे जो आर्य समाज की स्थापना की गई थी, जैसे कि वेद, आर्य का संबंध किससे? वेद से है यहाँ पे, वेद, और ये सारी जो बातें कर रहा था वेदों की ओर लौटे, ये दयानंद सरस्वती के द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग लिंक कर सकते हैं। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। इसके अलावा देखा जाए एमजी रनाडे, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वह डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के संस्थापक थे, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के संस्थापक थे, और उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन की भी सिफारिश की हुई थी। चित्तरंजन दास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
वह अंग्रेजों द्वारा बने कपड़े पहनते थे। देखिए पहला स्टेटमेंट ही इतना अजीब तरीके से लिखा गया है कि वह अंग्रेजों द्वारा बने कपड़े पहनते थे, जबकि वैसा कुछ भी नहीं था। वे भी उस समय ठीक है बिल्कुल वर्तमान के जिस तरह से जो नेता कपड़े पहनते थे वैसे वे भी कपड़े पहनते थे, खादी वाले। तो इसीलिए पहला ही स्टेटमेंट संयोग बस क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। वह पूर्वी बंगाल से थे, बिल्कुल सही था। वह एक वकील थे, सही है। वह असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, ये भी बिल्कुल सही है। चितरंजन दास की हम लोग यहाँ पे बात करें, सी आर दास, इनको ही यहाँ पे देश बंधु के नाम से जाना जाता है। ये छोटे छोटे जो सब टाइटल है ध्यान रखेंगे आप लोग, देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास दोनों ने मिलकर यहाँ पे स्वराज पार्टी की स्थापना की हुई थी। स्वराज पार्टी कोई अलग कह सकते हैं कि बिल्कुल अलग एक पार्टी नहीं थी, देखा जाए तो ठीक है कांग्रेस के भीतर ही आप इसे समझ सकते हैं। और आगे चल के जब यहाँ पे असहयोग आंदोलन की जब शुरुआत की गई थी 1920 में जब गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी, कारण क्या था इसका सबसे बड़ा जो कारण देखा जाए तो 13 अप्रैल, आपको ये डेट याद रखना होगा, 13 अप्रैल 1919 का भारतीय इतिहास में ठीक है वो एक काला दिन के रूप में आप समझ सकते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जो हुई थी, उसी के एवज में 1920 में गांधी जी के द्वारा यहाँ पे असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी जिसका पूरी तरीके से ठीक है सी.आर. दास यहाँ पे एक्टिव थे, सक्रिय थे, इस आंदोलन में पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। 4 फरवरी 1922 को, ये भी डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 4 फरवरी 1922 को किसानों के एक समूह ने चौरी चौरा, जो कि उत्तर प्रदेश गोरखपुर में स्थित है, एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई और फिर से हिंसक गतिविधियां यहाँ पे और अधिक शुरू ना हो जाए, अंग्रेजों के द्वारा दमनात्मक कार्रवाई फिर से शुरू ना हो जाए। तो इन सारी चीज़ों से देखा जाए बचने के लिए तो गांधी जी ने कहीं ना कहीं उस आंदोलन को वापस ले लिया, जिसकी वजह से गांधी जी का काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया। उसी समय देखेंगे यहाँ पे ठीक है, तो जैसे ही आंदोलन को वापस लिया, बहुत सारे क्रांतिकारी जो विचारधाराएँ थे, चंद्रशेखर आज़ाद हो गया, भगत सिंह हो गया, सारे जो एक पूरी तरीके से होता है ना यहाँ पे क्रांतिकारी विचारधारा का मतलब क्या है, यहाँ पे बम गोला बारूद हर तरीके से क्या करना है, भारत को आज़ाद कराना है। निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे गांधीवादी सिद्धांतों के प्रति समर्पण के कारण प्यार से गांधी बूढ़ी महिला गांधी कहा जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट है, 69th बीपीएससी के लिए आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है। कमला चौधरी, दक्षिणायनी वेलायुधन, मातंगनी हाजरा, लीला राय। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, मातंगनी हाजरा। देखा जाए 1942 में मातंगनी हाजरा जी ने राष्ट्रपिता से अर्थात महात्मा गांधी के विचारों से इनको बहुत अधिक प्रेरणा मिली और इन्होंने पूरी तरीके से अहिंसक विरोध या फिर अहिंसक रुख अपनाए रखा। इसी वजह से इनको बूढ़ी महिला गांधी के रूप में जाना जाता है। बंगाल में देखा जाए, बंगाल में ठीक है, तो इस गांधी बूढ़ी का मतलब ही होता है यहाँ पे बूढ़ी महिला गांधी होता है। स्वतंत्रता संग्राम के गांधीवादी सिद्धांतों का पालन करने के लिए उन्हें फिर कह सकते हैं कि उनके समर्पण के कारण लोग उन्हें प्यार से ठीक है बूढ़ी महिला गांधी भी कहते हैं। उनकी विरोध शैली गांधी के समान और वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हर हाल में क्या था, यहाँ पे अहिंसक गतिविधियों को अपनाना जो उनके लिए बिल्कुल ही एक आइडियल स्टेज था, अर्थात गांधी के संदर्भ में आप समझ सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किन स्थानों पर राष्ट्रीय सरकार स्थापित की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे तामलुक, जो कि बंगाल में स्थित है, यहाँ पे की गई थी, बिल्कुल सही है। दूसरा है यहाँ पे सतारा, आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में, यहाँ पे भी की गई थी सतारा। उसके बाद है यहाँ पे फैजपुर में यहाँ पे नहीं की गई थी, ध्यान रखिएगा, फैजपुर में नहीं की गई थी। बलिया में की गई थी, मुझे नाम याद रहा है चित्तू पांडे का, तो याद रखिएगा बलिया में की गई थी, उत्तर प्रदेश। एक और जगह है उड़ीसा का तलचर उड़ीसा का, यहाँ भी की गई थी समानांतर सरकार की स्थापना। राष्ट्रीय सरकार का मतलब क्या है यहाँ पे कि देखेंगे भारत में
अंग्रेज़ों का यहाँ पे सरकार था, नो डाउट है। अब यही है अंग्रेज़ों के सरकार के समानांतर बिल्कुल भारतीयों के द्वारा उनके समकक्ष यहाँ पे एक नई सरकार की स्थापना की जा रही है, उसी को बोला जाता है राष्ट्रीय सरकार या समानांतर सरकार। 3 गलत है यहाँ पे, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा। 1, 2 और 4। विनोबा भावे के बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही के रूप में किसे चुना गया था? बहुत आसान सा जवाब है, देखा जाए तो करेक्ट उत्तर है यहाँ पे हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भी है सरदार वल्लभ भाई पटेल गलत है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गलत है, राजगोपालाचारी यहाँ पे गलत है। आप लोग कमेंट करेंगे कि तीसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था, तीसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था। और एक और कमेंट करेंगे, बीपीएससी का आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार से प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था, प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सत्याग्रह का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है। सत्याग्रह का मतलब सत्य के प्रति पूरे तरीके से यहाँ पे क्या करना है, आग्रह करना है। और इसी चीज़ को यहाँ पे गांधी जी ने प्रत्येक इलाके में कुछ चुनिंदा व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत आधार पर एक सीमित सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया कि भारत इतना बड़ा देश है, अगर जगह जगह, ठीक है, सत्याग्रह के महत्व को अगर समझा नहीं गया तो हिंसक घटनाएं होने की संभावना है। इसीलिए अगर किसी भी एरिया में अगर एक सत्याग्रही को हम लोग चुन लेते हैं तो पूरी तरीके से वो आंदोलन को क्या करेगा, गाइड करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि सत्याग्रही की मांगे युद्ध में भागीदारी के खिलाफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की थी। यहाँ पे सत्याग्रही सार्वजनिक रूप से देखिए घोषणा करता है कि पुरुषों या धन के साथ ब्रिटिश की यहाँ पे मदद करना पूरी तरीके से गलत है। वे पहले से ही समय और स्थान के साथ जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे कि वह युद्ध विरोधी भाषण देने जा रहा है या नहीं, ताकि हिंसक घटनाएं ना हो। एकदम ध्यान से सुनते चले। इसीलिए यहाँ पे इसी चीज़ को बढ़ाने के लिए गांधी ने 17 अक्टूबर 1940 को पहले सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को चुना और दूसरा सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना। और यहाँ पे तीसरा बताना है बिहार से किसे चुना गया, इसे भी आपको बताना है। सरकार के लिए कांग्रेस की मांगों को स्वीकार करने का कुल मिला के देखा जाए तो एक और अवसर यहाँ पे देने का प्रयास किया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह के माध्यम से चुन के। व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्याग्रह शुरू करने का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता की चाह करना था। देखिए पहला जो स्टेटमेंट है ना, इसको 99% स्टूडेंट गलत करके आएंगे। सत्याग्रह शुरू करने का जो उद्देश्य था, देखिए भारत की स्वतंत्रता की चाह करना था, ये पहला स्टेटमेंट सरासर ये गलत है। ध्यान रखेंगे गलत है। क्यों गलत है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए सत्याग्रह, इसका मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ, सत्य के लिए पूरी तरीके से आग्रह करना। अब देखेंगे तो युद्ध वगैरह में भाग लेने के विरुद्ध भाषण देने की स्वतंत्रता के लिए एक सत्याग्रही की यहाँ पे क्या होगी, पूरी तरीके से मांग होगी। अब ऐसे में पूरी तरीके से पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही प्रतीत नहीं होता है। इसको एक अगला एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि 20वीं शताब्दी में यहाँ पे देखा जाए तो कई सारे क्रांतिकारी गतिविधियों का यहाँ पे उदय हो चुका था, जिसमें हिंसक भावनाएं एकदम कूट कूट के यहाँ पे भरी हुई थी। वो भी एक मतलब कह सकते हैं कि समस्या का कारण था। हिंसक घटनाक्रम का मतलब क्या है यहाँ पे कि अंग्रेज फिर उसको दबाने का प्रयास करेंगे, निहत्थे लोग उसमें मारे जाएंगे। तो इसीलिए जो सत्याग्रह शुरू करने को उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता की चाह करना था, ये गलत होगा। बल्कि इसको एक शब्द में कहें यहाँ पे अहिंसा पे सबसे अधिक यहाँ पे बल देना था, सत्य के लिए यहाँ पे आग्रह करना था, ये यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, चूँकि सत्याग्रह जो होगा चंपारण सत्याग्रह में भी यहाँ पे छेड़ा गया था। तो क्या उस समय गांधी चाह रहे थे कि भारत आज़ाद हो जाए? ऐसा तो नहीं था। सत्य के लिए वो भी यहाँ पे आग्रह ही कर रहे थे, किसानों के मुद्दे को उठा रहे थे। आपको ध्यान से देखते चलना है। यह केवल रूसी शून्यवाद से प्रभावित था। जब भी केवल लगा रहे, मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आप 100% श्योर नहीं हो तो फिर आपको गलत ही लगाना है। 99% केसेज में आपको गलत लगाना है। यह केवल रूसी शून्यवाद से प्रभावित था, एक सरासर ये भी गलत है। चूँकि देखा जाए उस समय
जो सत्याग्रह की जो अवधारणा थी, आयरिश आतंकवादी और रूसी निहिलिस्टों से पूरी तरीके से, ध्यान रखिएगा, प्रेरित थी। वे भ्रष्ट और अलोकप्रिय अधिकारियों की हत्या अपने तरीकों का उपयोग, माने अपने तरीके से वे लोग, ठीक है, उन्हें मारने का एक काम करते थे। इसीलिए यहाँ पे देखा जाए केवल रूसी शून्यवाद से प्रभावित थी, ये कहना गलत होगा। गांधी जी ने सत्याग्रह के इस रूप को कार्यान्वित करने के लिए महिलाओं को मना किया हुआ था। देखिए, गांधी ने महिलाओं को मना नहीं किया हुआ था। गांधी और भेदभाव, ये तो सरासर गलत है। यहाँ पे गांधी ने खुद, आपको ध्यान होगा कि सरला देवी को व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के लिए पहली महिला को भी चुना गया था। इसीलिए तीसरा भी स्टेटमेंट गलत होगा, अर्थात करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगस्त प्रस्ताव 1940 के बारे में निम्नलिखित में से सही नहीं था। क्या इसमें सही नहीं था? इसने युद्ध सलाहकार परिषद स्थापित करने का आह्वान किया हुआ था। युद्ध सलाहकार परिषद स्थापित करने का आह्वान किया हुआ था। आपको मैं बता दूं, वायसराय लिनलिथगो ने अगस्त 1940 में, एकदम ध्यान से समझते चलिए, अगस्त 1940 में घोषणा की हुई थी, जिसमें प्रस्ताव दिया गया था। ये घोषणा क्यों की गई थी? देखिए, 1939 में जैसे ही हिटलर के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया जाएगा, तो ब्रिटेन के द्वारा तुरंत ही यहाँ पे भारतीयों से, या फिर भारतीयों की अनुमति के बिना भारतीयों को यह डिक्लेयर मतलब कर दिया जाएगा कि जो भारत है द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ दे रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या थी, लेकिन भारतीयों ने तुरंत अपने आप को इससे क्या कर लिया, किनारा कर लिया। अब भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए देखेंगे तो जो भी वायसराय उस समय हुआ करता था, वो यहाँ पे कांग्रेस के सामने यहाँ पे अच्छी लोक लुभावन वादा देने का प्रयास करता था, जिससे कि भारतीयों का वे लोग पूरी तरीके से, ठीक है, सेवा यहाँ पे प्राप्त कर सकें। उसी दरमियान देखेंगे यहाँ पे, तो जो वायसराय, मैं लिनलिथगो की बात कर रहा हूँ, अगस्त 1940 से इसने घोषणा की। इसने प्रस्ताव भी दिया था कि संप्रभु का दर्जा दिया जाएगा, वायसराय की कार्यकारी परिषद का यहाँ पे विस्तार किया जाएगा, जिसमें अधिकांश भारतीय होंगे। युद्ध के बाद एक संविधान सभा की स्थापना होगी, जहां मुख्य रूप से भारतीय संविधान का फैसला करेंगे, और भविष्य का संविधान अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना अपनाया नहीं जाएगा। माइनॉरिटी पे भी विशेष बल यहाँ पे दिया गया। लेकिन समस्या क्या था कि ये जो लोक लुभावन जो वादे थे, क्योंकि आपको पता होगा 1928 में ही यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज की यहाँ पे मांग पूरी तरीके से यहाँ पे रख दी गई थी। तो इसीलिए भारतीय बहुत अधिक नेगोशिएशन करने की स्थिति में यहाँ पे नहीं थे। सीधे ही यहाँ पे कांग्रेस ने इस चीज़ को यहाँ पे नकार दिया। मुस्लिम लीग ने भी यहाँ पे पूरी तरीके से इसको नकार दिया। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। इसने वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार की सिफारिश की, जिसमें गोरों से अधिक भारतीय शामिल थे। बिल्कुल सही है ये भी। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को मंजूरी दी। क्या मैंने अभी बताया आपको? कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी, अर्थात सी जो है यहाँ पे सही उत्तर नहीं है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन के साथ आधिकारिक कांग्रेस वार्ताकार निम्नलिखित में से कौन थे? कांग्रेस वार्ताकार कौन थे? महात्मा गांधी और सरदार पटेल, आचार्य जेबी कृपलानी और सी राजागोपालाचारी, पंडित नेहरू, मौलाना आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रफ़ी अहमद किदवई। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पंडित नेहरू और मौलाना आजाद। क्रिप्स मिशन को लेके यहाँ पे बात की जा रही है। 11 मार्च 1942 को देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। ब्रिटेन की हालत काफ़ी ख़राब थी। उसी समय चर्चिल ने घोषणा किया था कि ब्रिटिश सरकार भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक योजना तैयार यहाँ पे कर रही है, जिसका जो अध्यक्ष है यहाँ पे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, चर्चिल, आपको याद होगा, नाम ही काफ़ी है। ठीक है, मतलब चर्चिल को लेके एक ऐसी बात है कि आपको भी हंसी आएगी कि जो चर्चिल तब ब्रेकफास्ट में ये पूरी तरीके से अल्कोहल कंज्यूम करता था, मतलब अल्कोहल के साथ ही ब्रेकफास्ट लेता था। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन ब्रिटेन के लिए इसने बहुत अच्छा कार्य किया, चर्चिल। अब देखिए यहाँ पे क्रिप्स मिशन ने भारत के अन्य प्रांतों के लिए एक अलग संविधान प्रदान किया,
जिसका छिपा हुआ लक्ष्य था भारत को पूरी तरीके से क्या करना, यहाँ पे टुकड़ों में विभाजित करना, टुकड़ों में विभाजित करना। और यह प्रस्ताव देखा जाए तो भारत की राष्ट्रीय एकता के सिद्धांत के पूरी तरीके से यहाँ पे खिलाफ था, इसीलिए ये भी फेल होना ही था, फेल हो गया, ध्यान रखिएगा, फेल हो गया। देसाई लियाकत समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को शामिल किया गया है, कंसेप्चुअल प्रश्न है ये, तो अधिकतर स्टूडेंट इसको आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, ठीक है। देसाई लियाकत, देसाई का मतलब क्या है, यहाँ पे पूरा नाम है भूला भाई देसाई, और ये जो लियाकत है ये और कोई नहीं है, ठीक है। इनका नाम है यहाँ पे, इनका नाम है यहाँ पे लियाकत अली खान। तो यहाँ पे हो जाएगा भूला भाई देसाई और लियाकत अली खान के समझौते के विषय में। मोहम्मद अली जिन्ना ने लियाकत अली खान को देसाई लियाकत समझौते का मसौदा तैयार करने के लिए मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया हुआ था। पहला स्टेटमेंट देखिए गलत है। गलत क्यों है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, जब गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया, भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया, तो आह्वान करते ही देखिए जो भी फेमस जो नेता थे उनको यहाँ पे जेल भेज दिया गया, जेल भेज दिया गया। लेकिन वहीं यहाँ पे भूला भाई देसाई बचे रहे और 1942 से लेके 45 तक जो, ठीक है, कह सकते हैं कि जो भूला भाई देसाई है कांग्रेस के कुछ आज़ाद नेताओं में से एक थे। अब इन्हीं भूला भाई देसाई के द्वारा राजनीतिक कैदियों की तत्काल रिहाई की मांग पर जोर देते हुए भूला भाई देसाई ने मुस्लिम लीग के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण जो नेता हुआ करते थे यही थे लियाकत अली, ध्यान रखिएगा, लियाकत अली खान के साथ गुप्त बातचीत यहाँ पे शुरू कर दी। अब यही कह रहा है ना यहाँ पे, गुप्त बातचीत जब शुरू कर दी यहाँ पे, जबकि देसाई गांधी हो गया, पटेल, जवाहरलाल नेहरू या किसी अन्य कांग्रेस नेता के ज्ञान के बिना ही यहाँ पे काम कर रहे थे, क्योंकि ये तो स्वतंत्र थे उस समय, बाकी सब लोग यहाँ पे जेल में थे। लेकिन जो ये यहाँ पे लियाकत अली खान है, इसको गुप्त रखा और इसको यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना को माना जाता है कि इनके द्वारा बताया ही नहीं गया। अब क्वेश्चन देखिए कैसे घुमा के पूछ रहा है, इसीलिए गलत है। इस समझौते का उद्देश्य केंद्र में एक अंतरिम सरकार का गठन करना था। ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। इस संधि का जो उद्देश्य था केंद्र में एक अंतरिम सरकार का गठन करना था। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे केवल और केवल 2। सुभाष चंद्र बोस के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। 1942 में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश की। पहला ही स्टेटमेंट संयोगवश यहाँ पे गलत है, चूँकि यहाँ पे देखिए हुआ क्या है, 18 मार्च 1944 को कोहिमा और इम्फाल के मैदानी इलाकों में ये चले गए थे, ना कि ये घुसने की कोशिश कर रहे थे। डेट ही गलत है, बाकी सब सही है। 1938 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उसके बाद त्रिपुरी संकट आ गया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हो गई, फिर ये चले गए जर्मनी चले गए, सिंगापुर आए, वो तो सब पता ही होगा आपको। जनवरी 1941 में उन्होंने गुप्त रूप से अपना कलकत्ता घर छोड़ दिया, जर्मनी के रास्ते सिंगापुर गए और आज़ाद हिंद फौज की पुनर्जीवित की। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे दे देगा कि पहले कहाँ गए, जर्मनी गए या सिंगापुर गए, तो ध्यान रखना है पहले जर्मनी, ठीक है, जर्मनी के रास्ते फिर कहाँ गए, सिंगापुर गए, अदरवाइज आप मैप देखेंगे तो कन्फ्यूज कर जाएंगे। ये भी सही है। बोस ने गांधी के अहिंसा के आदर्श को साझा नहीं किया। बिल्कुल सही है यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे बोस का भी अपना विचारधारा था, एक क्रांतिकारी विचारधारा के रूप में ये हर हाल में चाहते थे कि अगर धुरी जो राष्ट्र थे जैसे कि जापान हो गया, जर्मनी हो गया, अगर उनकी सहायता लेके अगर अंग्रेज़ों को खदेड़ा जाए तो भारत बहुत पहले जल्दी आज़ाद हो जाएगा। फिर उसमें वही बातें आ जाएगी, हिंसा की बातें आ जाएगी, और हिंसा का मतलब गांधी समझ रहे थे कितने निर्दोष लोगों की हत्या। तो इसमें आपको, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा मार्शल लॉ नहीं लगाया गया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मैं ये भी बता दूं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा मार्शल लॉ नहीं लगाया गया था, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट नेता थे, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि उनको यहाँ पे जेल में डाल दिया गया था।
गांधी जी ने लोगों की हिंसा की निंदा करने से यहाँ पे क्या कर दिया, इनकार कर दिया। बिल्कुल सही है यहाँ पे। करो और मरो का जो नारा गांधी ने यहाँ पे दिया था। और अगर भारत छोड़ो आंदोलन करो या नरो को मैंने करो या मरो की अगर बात को अगर हटा दिया जाए तो वहीं एक ऐसा दौर था जिसमें गांधी ने हिंसा को, ठीक है, मतलब सपोर्ट नहीं किया तो उन्होंने उसका, ठीक है, क्रिटिसाइज भी नहीं किया, आलोचना भी नहीं किया, मतलब साइलेंट हो जाना होता है ना यहाँ पे। और आपको पता है यहाँ पे ना में भी क्या होता है, हाँ होता है, ठीक है, साइलेंट है तो इसका मतलब, ठीक है। यह शुरू में एक ग्रामीण विद्रोह के रूप में शुरू हुआ जिसे बहिष्कार और धरना द्वारा चिन्हित किया गया था। स्टार्टिंग में देखेंगे यहाँ पे जो ये शुरू हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन, ये एक शहरी विद्रोह के रूप में शुरू हुआ है। शहरी विद्रोह के रूप में शुरू हुआ है जिसे हड़ताल, बहिष्कार और धरना द्वारा चिन्हित किया गया, जिसे जल्दी से यहाँ पे दबा दिया गया था। लेकिन आगे चल के लगभग अगस्त क्रांति जिसे बोला जाता है, ठीक है, अगस्त के मध्य में आते आते यह ग्रामीण इलाकों में स्थानांतरित हो गया और गांव में इतनी बड़ी जो भीड़ है, इतनी बड़ी जो जनसंख्या है, जिसमें बड़े मात्रा में किसान थे, जगह जगह विद्रोह करने लगे। रेलवे ट्रैक और स्टेशन, ठीक है, सब यहाँ पे जितना भी कम्युनिकेशन के रास्ते थे सबको ध्वस्त कर दिया गया। ये सब बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अधिकारियों के मुताबिक माना जाता है कि नेताओं की जब गिरफ्तारी हो गई तो जो यहाँ पे उपद्रव मचाया गया, लगभग 250 रेलवे स्टेशन को क्षतिग्रस्त किया गया। पूछा जा सकता है 500 से अधिक डाकघरों को यहाँ पे नष्ट किया गया, 150 से अधिक पुलिस स्टेशनों को यहाँ पे जलाया गया, नष्ट किया गया, हमला किया गया। कुल मिला के यहाँ पे 18,000 से अधिक लोगों को यहाँ पे हिरासत में लिया गया। इसीलिए इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गांधी ने लोगों की हिंसा की निंदा करने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने इसे राज्य की बहुत बड़ी हिंसा की प्रतिक्रिया के रूप में यहाँ पे देखा हुआ था। अब आपको समझना है, थोड़ा बहुत भी आपको आइडिया होगा तो बिल्कुल ही देखिए, जापान यहाँ है, अंडमान निकोबार में यहाँ पे आ चुका है। अगर सोचिए उस समय जापान अगर हमला कर देता, भारत पे अगर अटैक कर देता, चूँकि जापान का जो दुश्मन था ब्रिटिश लोग थे यहाँ पे, धुरी वर्सेस मित्र राष्ट्र, तो कितने सारे बंदूक की जब गोली निकलती है तो ये नहीं देखती है कि अंग्रेज है भारतीय है, कितने सारे निहत्थे लोग मारे जाते हैं। गांधी के पास भी ये मजबूरी था, इसीलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कौन सा सही नहीं है तो करेक्ट उत्तर मैं आपको फिर से बता दूं, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। 1945 के शिमला सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वेवेल योजना के प्रावधान पर चर्चा करने के लिए लॉर्ड वेवेल द्वारा ये बुलाया गया था। बिल्कुल ही ये करेक्ट स्टेटमेंट है। आपको मैं यहाँ पे बता दूं, जैसे कि शिमला सम्मेलन की अगर हम लोग बात करें तो केंद्र में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की गठबंधन अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड वेवेल ने जून 1945 में शिमला में सभी राजनीतिक दलों के जो 21 राजनीतिक नेताओं की एक बैठक बुलाई, जो कि बिल्कुल सही है कि आइए जो भी गिले शिकवे हैं आपस में मिल के यहाँ पर दूर करिए, शिमला की ठंडी हवा खाइए। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत, सही है। यहाँ पे वेवेल योजना के माध्यम से यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, लाया गया था। सम्मेलन में जिन्ना की मांग थी कि केवल मुस्लिम लीग को भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने का एकमात्र अधिकार है। ये भी है यहाँ पे, जिन्ना है तो अपनी ये सारी मांगे यहाँ पे रखेगा ही रखेगा। सम्मेलन जिन्ना की इस आग्रह पर टूट गया था कि मुस्लिम लीग को वायसराय की कार्यकारी परिषद के मुस्लिम सदस्यों को नामित करने का विशेष अधिकार होना चाहिए और मुस्लिम लीग को भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने का एकमात्र अधिकार है। इसीलिए सही है। लीग किसी भी संवैधानिक, ध्यान से देखते चलिए, लीग किसी भी संवैधानिक प्रस्ताव पर वीटो की शक्ति चाहता था। वीटो का मतलब है यहाँ पे अगर 100 लोग हैं, 99 अगर यस बोलते हैं, अगर एक यहाँ पे नो बोलता है, ठीक है, तो ये जो संवैधानिक, ठीक है, जो भी यहाँ पे अमेंडमेंट होगा, संशोधन होगा, जो भी बिल होगा, ये पूरी तरीके से खारिज हो जाएगा। जैसे कि, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना को वीटो प्राप्त है, चाइना वीटो लगा लेता है। इस प्रकार वेवेल योजना सम्मेलन की विफलता के साथ यहाँ पे भंग कर दी गई थी। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ पे उठाया गया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, गरीबी हटाओ, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, करो या मरो। बहुत आसान सा जवाब होगा। कौन सा नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उठाया गया था? करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन में डेट आपको बता दूं, 8 अगस्त
8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942 को देखेंगे तो बम्बई अधिवेशन में पूछा जा सकता है किस अधिवेशन में, बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, इसीलिए इसको ठीक है अगस्त महीने में हुआ था, अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण था क्रिप्स मिशन की विफलता। ये माइक्रो लेवल का प्रश्न पूछा जा सकता है, क्रिप्स मिशन की विफलता। तो जो भी अगस्त क्रांति है, क्रिप्स मिशन है, वेवेल योजना है, शिमला योजना है, इसके अलावा कैबिनेट मिशन है, आप लोग डेट के साथ जरूर ध्यान रख के चलेंगे, बार बार एग्जाम यहाँ पे अटैक करता ही करता है। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का नारा दिया था। कांग्रेस की विचारधारा के अनुरूप एक शांतिपूर्ण अहिंसक आंदोलन इसको माना जाता था, जिसका उद्देश्य था अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त या फिर प्रदान करने का यहाँ पे आग्रह करना था। 1945 में भारत में हुए आम चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांग्रेस ने गैर मुस्लिम वोटों का बहुमत हासिल किया हुआ था। ये बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है। देखेंगे उस समय जिन्ना भारत का दौरा किया था, लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में चारों दिशाओं में घूम घूम के, ठीक है, कहीं न कहीं यहाँ पे मुस्लिमों को यूनाइट करने का प्रयास कर रहा था। इसीलिए यहाँ पे देखेंगे गैर मुस्लिम वोटों का भी इसके द्वारा बहुमत प्राप्त किया गया था। कांग्रेस ने असम और उत्तर पश्चिम प्रांत में बहुमत हासिल किया हुआ था। ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में बहुमत हासिल किया हुआ था, बिल्कुल ये यहाँ पे सही है। पंजाब में मुस्लिम लीग ने सत्ता संभाली। अब यहाँ पे देखेंगे जब चुनाव हुआ था इस समय, तो ये जो, ठीक है, यहाँ पे कांग्रेस भी थी, अकाली दल भी था, मुस्लिम लीग भी थी, लेकिन कांग्रेस ने अकाली दल के साथ गठबंधन कर लिया ताकि पंजाब में मुस्लिम लीग की सरकार नहीं बने। तो इसीलिए तीसरा यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। माना जाता है, देखिए ये सब यहाँ पे हो रहा है शिमला सम्मेलन की विफलता के साथ, ठीक है, जो आपको ध्यान होगा लॉर्ड वेवेल ने घोषणा की कि केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल जो चुनाव होगा 1945 में, ठीक है, सर्दियों में किया जाएगा, जिसके बाद एक संविधान निर्माण निकाय की स्थापना भी की जाएगी। तो यही है यहाँ पे पहला और दूसरा सही है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे केवल 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव वेवेल की योजना में शामिल नहीं था? गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़कर कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होने थे। बिल्कुल सही है। यहाँ पे संख्या तो बढ़ा दी गई, लेकिन बड़ा पद अभी भी देखेंगे तो अंग्रेज लोग अपने पास रख रहा है। पुनर्निर्मित परिषद की 1935 के अधिनियम ढांचे के भीतर एक अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करना था। बिल्कुल सही है। गवर्नर जनरलों को मंत्रियों की सलाह पर अपने वीटो का प्रयोग करना था। बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पे गवर्नर जनरल को क्या दिया जा रहा है? वीटो दिया जा रहा है। ये भी सही है। केंद्रीय विधायिका में कांग्रेस और लीग द्वारा मनोनीत व्यक्तियों की संख्या बराबर होनी थी। अब ये चौथा जो स्टेटमेंट है यहाँ पे गलत है, ध्यान रखिएगा, गलत है। यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि मई 1945 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध चूंकि यहाँ पे समाप्त हो गया, लेकिन जापानी खतरा अभी भी क्या हुआ था? बना हुआ था। इसीलिए ब्रिटेन में देखेंगे तो चर्चिल के नेतृत्व वाली, जो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि जो रूढ़िवादी जो सोच था उसका भारत के प्रति, ब्रिटेन के प्रति तो काफ़ी अच्छा था, भारत के प्रति उसका बहुत ही रूढ़िवादी सोच था। तो भारत में संवैधानिक प्रश्न के समाधान तक पहुंचने का इच्छुक था कि जल्दी जल्दी उन सारी समस्याओं को रिजॉल्व किया जाए। इसीलिए उस समय वायसराय लॉर्ड वेवेल को भारतीय नेताओं के साथ बातचीत शुरू करने की यहाँ पे अनुमति दे दी गई। जून 1945 में, एक महीने के अंदर देखेंगे, जून 1945 में कांग्रेस नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। नया संविधान तैयार होने तक गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का पुनर्निर्माण करने का विचार था। इसका उद्देश्य यही था कि जून 1945 में वायसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा शिमला में एक सम्मेलन आयोजित किया जाना था। रॉयल इंडिया नेवी RIN, रॉयल इंडिया नेवी प्रदर्शनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मांगे थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी सहित सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई। सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई, बिल्कुल ही ये करेक्ट स्टेटमेंट है। आपको मैं बता दूं, 18 फरवरी एकदम ध्यान से देखते चलिए, 1946 बॉम्बे में यहाँ पे HMIS तलवार, इसके अलावा रॉयल
इंडिया नेवी सिग्नल स्कूल के कुछ देखा जाए लगभग 1100 भारतीय 1100 जो भारतीय ठीक है नाविकों या फिर उन्हीं को यहाँ पे रेटिंग भी बोला जाता है। रेटिंग ने नौसेना में भारतीयों की स्थिति और अनुचित व्यवहार के कारण भूख हड़ताल की घोषणा शुरू कर दी। अब यहाँ पे जो मामला यहाँ पे देखेंगे बढ़ता चला गया। इसमें देखेंगे यहाँ पे तो HMIS तलवार पर भारत छोड़ो का नारा लगाने के लिए ठीक है रेटिंग की यहाँ पे गिरफ्तारी की गई। इसके एवज में देखेंगे तो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, बेस्वाद भोजन मतलब दिया गया, नस्लीय भेदभाव के लिए समान वेतन की यहाँ पे मांग की गई। कुल मिला के यही सारा मामला यहाँ पे चल रहा था। इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी सहित सभी राजनीतिक कैदियों की ठीक है रिहाई की मांग की गई। इसीलिए पहला सही है। कमांडर के खिलाफ दुर्व्यवहार और अपमानजनक भाषा का उपयोग करने के लिए कार्रवाई, ये भी बिल्कुल सही है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक सही सुमेलित है? इंडिया डिवाइडेड। यहाँ पे देखेंगे तो इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। इंडिया विंस फ्रीडम ये लिखा गया है मौलाना आज़ाद के द्वारा। दोनों ही गलत है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया, बिल्कुल ही सही है। यही करेक्ट उत्तर है। सही सुमेलित है इंडिया यहाँ पे इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया है। इस पे देखेंगे तो 1920 से 1942 तक भारतीय राष्ट्रवादी नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 1-2 भाग वाली पुस्तक पूरा कंपाइलेशन है। और किस बारे में है तो ये भी जान लीजिए। भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य के शासन को समाप्त करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के ठीक है लगभग ये 22 सालों के इतिहास को पूरा का पूरा ये क्या करता है कंपाइल करता है। सारी चीज़ों को इसमें लिखा गया है। अनहैप्पी इंडिया है जवाहरलाल नेहरू, गलत है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अनहैप्पी इंडिया यहाँ पे हो जाएगा ठीक है लाला लाजपत राय। ट्रेड यूनियन आंदोलन की शुरुआत से बहुत पहले भारत के पहले मजदूर नेता के रूप में किसे माना जाता है? सोराबजी सापुरजी बंगाली, नारायण मेघाजी लोखंडे, लाला लाजपत राय, बीपी वाडिया। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, नारायण मेघाजी लोखंडे, जिन्हें भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है और भारत के पहले श्रमिक नेता के रूप में भी आप इसे समझ सकते हैं। इनको आप लोग ध्यान रखेंगे कि उनके द्वारा कपड़ा मिल मजदूरों की कामकाजी परिस्थितियों में सुधार करने के लिए इनको यहाँ पे जाना जाता है। इनके द्वारा 1884 ईस्वी में भारत में ठीक है बॉम्बे मिल हांडा एसोसिएशन का पहला श्रमिक संघ शुरू किया गया था। मिल मजदूरों के कल्याण के लिए अपने काम के साथ सांप्रदायिक मुद्दों में जाति के लिए उनका ठीक है बहुत बड़ा योगदान था, कंट्रीब्यूशन था। याद रखेंगे नारायण मुखर्जी लोखंडे।